नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, वंचितों और शोषितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सामाजिक न्याय के लिए किया गया संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज देहरादून में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर रैतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम धामी ने परेड का निरीक्षण किया। वहीं कार्यक्रम में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। आज मैं सबसे पहले तो होमगार्ड्स दिवस के अवसर पर सभी हमारे अधिकारी गणों को, सभी हमारे जवानों को, उनके सभी पारिवारिक जनों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और हमारे होमगार्ड्स के जो जवान हैं वो जहां कम वहां हम की तर्ज पर लगातार काम करते हैं। चाहे कोई भी हमारे यहाँ पर आने वाला ऐसा कालखंड हो जिसमें उनकी आवश्यकता पड़ी हो, जहाँ पर भी चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो या कोरोना की महामारी की व्यवस्था हो या चुनाव के समय में निर्वाचन की ड्यूटी हो, हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी उनके द्वारा अपना योगदान लगातार दिया जाता है। और आज धीरे धीरे जो होमगार्ड्स हमारा पूरा महकमा है वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा प्रदर्शन आज यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। बहुत सारे प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज जो मैंने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं के माध्यम से कहीं न कहीं उनका सभी का प्रोत्साहन होगा। वहीं औली में फरवरी में प्रस्तावित फिश रेस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी को लेकर तकनीकी कमेटी ने औली में स्कीइंग उपकरणों का निरीक्षण किया। कुछ उपकरणों में कमी पाई गई, जिसकी रिपोर्ट पर्यटन विभाग उत्तराखंड को भेजी गई। आपको बता दें कि औली में 2 से 8 फरवरी तक राष्ट्रीय स्कीइंग और फिश रेस यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। प्रतियोगिता को लेकर तकनीकी कमेटी ने औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के स्टोर में स्कीइंग उपकरणों का निरीक्षण किया। तो फिश रेस के लिए तकनीकी कमेटी ने निरीक्षण किया है और ये एक अद्भुत रेस होती है। इसको देखने के लिए भारी संख्या में भी लोग जुटते हैं। राष्ट्रीय स्कीइंग और फिश रेस कहा जाता है। अब बर्फ पर जब सरकते हुए लोग दिखते हैं, उसके बाद जब रेस शुरू होती है, अगर देखा जाए तो पुरानी फिल्मों में भी इसका काफी जोर रहा है और पुरानी फिल्मों में इसको लेकर काफी प्रचार भी होता था, दिखाया जाता था अक्सर। और वर्तमान में भी उसका उसी तरह से क्रेज बरकरार है। इसको और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर कोशिशें जारी हैं। पूरा ट्रैक देखा जाता है कि जहां से ये लोग होकर गुजरेंगे, ये रेस होगी, वो एरिया कैसा है, क्या जो बर्फ वहां पर जमी हुई है उसमें कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूरे रास्ते को क्लियर किया जाता है, क्लीन चिट दी जाती है, उसके बाद ये रेस शुरू होती है। वहीं हरिद्वार में 2 दिन पहले जिले के सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को बुलंद करती रही और जब खुद का जनाधार भी खिसकता हुआ नजर आया तो कांग्रेस के ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाने लगी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहन, भाई और मां, और उत्तराखंड का जो नेतृत्व है वो साला साली भतीजी की पार्टी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी को खुद चिंतन करना चाहिए कि उनके लोग कांग्रेस छोड़कर इतने बड़े और व्यापक रूप में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता क्यों ग्रहण कर रहे हैं। नहीं, विश्वास नहीं उठ रहा है। अवसरवादिता मुझे लगता है अपने चरम पर है। ऐसे लालची लोगों की कांग्रेस में जरूरत भी नहीं थी। कई किस्म के कांग्रेसी होते हैं या कई किस्म के नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दमखम पे राजनीति करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सहारा चाहिए होता है वैतरणी पार करने के लिए। शायद इन लोगों को अब अपने से भरोसा उठ गया है और इन्हें भाजपा का कमल का फूल का साथ चाहिए, इन्हें मोदी जी का चेहरा चाहिए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इनका अपना
अपना सौदा क्योंकि शून्य हो गया है, इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा आप होते जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी मानसिकता के लोग आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं, उसकी अनदेखी कर रहे हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं से विश्वास उड़ गया है या फिर टूटा पड़ गया है। कांग्रेस के पास कुछ बोलने के नहीं रह गया है, इसलिए वो इस प्रकार के छोटी छोटी बातों पे अनर्गल बयानबाजी करना उनका काम रह गया है। जिस प्रकार से राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की जो बात सुरक्षा की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो वीआईपी प्रोटोकॉल होता है और सार्वजनिक स्थानों, चाहे विधानसभा हो, चाहे राजभवन हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे अन्य कई प्रशासनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान हैं जहां पर प्रशासन अपने मुताबिक या जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इसी के तहत इसका भी जिले प्रशासन के द्वारा कुछ इसकी उसी के तहत पौड़ी में बढ़ रही गुलदार की घटनाओं और सक्रियता पर अंकुश लगाने के लिए अब जिलाधिकारी आशीष चौहान ने वन विभाग को उन तमाम स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं जहां पिछले 10 साल में गुलदार के हमले बढ़े हैं। ऐसे स्थानों पर गुलदार को ट्रैप करने के लिए कैमरे लगाने और गुलदार की सक्रियता पर नजर रखने के लिए ग्रामीण सुरक्षा समिति बनाने को कहा गया है, जिसका क्रियान्वयन ग्रामीणों के सहयोग से किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स के साथ बैठक की, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीएम, बीडीओ और पुलिस के लोग थे और डिपार्टमेंट्स के साथ डिस्कस करने के बाद में कंट्रोल रूम बनाया जाना है। यहाँ हमारी जो लेपर्ड पेट्रोलिंग स्टार्ट किया जाना, कुछ क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्र में लाइट लगवाना या घास या झाड़ियाँ कटवाने के काम को अभी हम लोग प्रायोरिटी पे कर रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में एडुकेट करने के लिए बाघ सुरक्षा समितियाँ बनाए जाना और वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली वॉच रखवाए जाने जैसे निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। साथ ही रीलोकेट कराने के लिए भी जो प्रयास है वो फॉरेस्ट की तरफ से एश्योरेंस दी गई है कि कुछ क्षेत्रों से वो रीलोकेशन के लिए परमिसिबल जो भी उनके प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंगली वो करेंगे। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया। उनकी अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार देहरादून में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में कल 116 शिकायतें मिली, जिनमें अधिकतर शिकायतें भूमि से संबंधित रहीं। इसके अतिरिक्त पेंशन, शस्त्र लाइसेंस सेवायोजित करने, पेयजल बिल अधिक आने, बीमा कंपनी द्वारा धोखाधड़ी, आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत में राशन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने, देहरादून से रायपुर, नथुवाला, गुलर घाटी बस सेवा शुरू करने से संबंधित प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई और ई चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करना सुनिश्चित करें। 116 के करीबन अभी तक हमारे पास कंप्लेन आई थी और वही मिक्स था, कुछ पानी से, कुछ बिजली से और कुछ ज़मीन पे अतिक्रमण कर दिया है उसके ऊपर थी। तो सभी का जैसे हम करते ही हमेशा सारे अधिकारी यहीं उपस्थित रहते हैं, तो कोशिश करते हैं तत्काल निस्तारण हो जाए। और कुछ क्योंकि लॉन्ग डिस्प्यूट्स हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, तो उनका फिर अलग से हम एसडीएम्स को बता देते हैं कि उन्हें निस्तारित करें। उधर जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खंड उखीमठ में स्थित गुप्तकाशी स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल हालत से स्थानीय जनता त्रस्त हो चुकी है। कई बार उच्च अधिकारियों और प्रतिनिधियों को स्वास्थ्य केंद्र के सुधार के लिखित और मौखिक रूप से बताया जा चुका है, लेकिन आज तक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल बनी हुई है। वहीं स्थानीय जनता ने गुप्तकाशी स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं के सुधार लाने और उच्चीकरण की मांग की है। ये जो मेन कारण है, इसका स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नाकामी का भी एक कारण बताया जाता है। जबकि हमारे केदारनाथ क्षेत्र का, केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव ये गुप्तकाशी है। गुप्तकाशी से कम 9 हेली कंपनियां यहाँ से केदारनाथ के लिए संचालित होते हैं। 100 करोड़ रुपए का उनका एक टर्नओवर है। 100 करोड़ 100 अरब रुपए का उनका इस टाइम का 40 दिन का टर्नओवर है। जबकि उनके सोशल वर्क में उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं कि स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय समाज पे कम से कम उनका 10% खर्चा होना चाहिए। तो क्या वो हमारे हॉस्पिटल को बना नहीं सकते हैं? इतना मोटा पैसा यहाँ से ले जाते हैं और आज तक उन्होंने यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल के लिए या हमारे किसी भी क्षेत्र के लिए उन्होंने सोशल वर्क कुछ भी नहीं किया। वो है दुर्गति है कि जबकि ये मेन यात्रा मार्ग का, केदारनाथ का मेन पड़ाव है गुप्तकाशी, और आज ये स्थिति हो रखी है कि यहाँ पे एक सरदर्द की गोली नहीं मिलती है और स्टाफ
स्टाफ तो यहाँ पे एक नाम मात्र का रखा हुआ है, कोई फार्मासिस्ट है तो है या नहीं है तो नहीं है, या हो सकता है वर्ड वही उसको जो है। जबकि यहाँ की ओपीडी देखी जाए, यहाँ की ओपीडी एक दिन में 250 से ऊपर है। अब क्या करें इसमें मौजूदा हालत में ये स्थिति हो रही है इस हॉस्पिटल की, यहाँ कोई पैर रखने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे सहयोगी नितिन जमलोकी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। नितिन, स्वास्थ्य सेवाओं को सरकार बेहतर करने की बात कहती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा नजर आ रहा है सामने कि स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर ऐसी हैं जो सरदर्द की दवा तक वहां पर नहीं हासिल होती, जिस तरह की हम बात सुन रहे थे। हाँ, अभी जैसे हम बता रहे हैं कि ये जो गुप्तकाशी पड़ाव है, तो ये केदारनाथ यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इसकी हम बात करें तो यात्रा काल में भी ये बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाला पड़ाव है, और अगर हम यात्रा कालीन शीतकाल की भी बात करें तो रोजमर्रा के सामान के लिए भी लोग यहीं पहुंचते हैं। तो गुप्तकाशी में जब भी देखा गया है कि यहाँ पर स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ ठगा ही महसूस किया जाता है जनता को। यहाँ पर विभाग ने डॉक्टर तो भेजा है, लेकिन जो मूलभूत आवश्यक सुविधाएं हैं न यहाँ पर सही तरीके से दवाइयाँ उपलब्ध हो पाती हैं, और हमेशा इस स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की बात की गई है। विधायक नहीं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हमने शिकायतें दर्ज कराई हैं, कई बार शिकायत की गई है, उसके बावजूद अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ है। तो किनसे शिकायत की गई, कहाँ वो लोग गए, क्या उनकी कोई एप्लीकेशंस उनके पास है, इस तरह की कोई चीजें लोगों ने दिखाई जिन्होंने शिकायत करने की बात की? हमने वहां पर प्रधान जी मौजूद थे, तो प्रधान जी से हमने पूछा तो प्रधान जी ने कहा कि विगत पूर्व में भी उन्होंने सांसद महोदय को भी लिखित में पत्र दिया था, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं हो पाया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आगे आपसे लेते रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 में संशोधन किया है। इसके तहत सभी भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की ऑटोमेटिक फिटनेस जांच 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगी। वहीं उत्तराखंड सरकार 2022 में ही इसे लागू करने जा रही है। इसको लेकर हरिद्वार के ट्रैवलर्स व्यवसायियों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ दिन पहले देहरादून के साथ पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के आह्वान पर चक्का जाम किया गया था, लेकिन सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। वहीं अब ट्रैवलर्स व्यवसायियों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार का पुतला दहन किया, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। देखिए सर, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने कई बार की वार्ता करी परिवहन मंत्री से भी, परिवहन सचिव से भी, परिवहन कमिश्नर से भी, कि जो ये नीतियां हमारे ऊपर लागू करी जा रही हैं, तालिबानी फरमान हमारे ऊपर जो लागू करे जा रहे हैं, हम इस जो नीतियों से जो है बहुत आहत है। क्योंकि जो गाड़ियाँ 10 साल की इन्होंने समय सीमा तय करी है, जब तक हमारी गाड़ियों का फ्री होने का टाइम आता है तब तक ये गाड़ियाँ कबाड़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। हम लोगों के हाथ जो भी कमाई का है एक भी पैसा नहीं लगेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो ये फिटनेस सेंटर इन्होंने प्राइवेट ठेकेदारों को दे दिए हैं, उसका पुरजोड़ से विरोध है। जो काम हमारा 500-700 रुपये में हरिद्वार आरटीओ में होता था, वहाँ पे इन्होंने दलाली प्रथा को बढ़ावा देते हुए 10,000 रुपये गाड़ी की कम से कम फिटनेस होगी। अनिल जायसवाल, पंचपुरी टेम्पू ट्रैवलर वेलफेयर सोसाइटी से अध्यक्ष, हरिद्वार। आज अभी हम 29 तारीख को ये जो गई है, इसमें हम परिवहन कार्यालय गए थे। सभी लोग उत्तराखंड के महासंघ के नेतृत्व में कार्यक्रम किया गया था और सूचना दी गई थी कि इस तरह की जो निजीकरण किया गया है फिटनेस सेंटर को लेके, निजीकरण ना हो। जब लाख लाख रुपए की सैलरी विभाग में अधिकारी ले रहे हैं तो क्या जरूरत रहेगी निजीकरण करने की? अगर ले रहे हैं तो इनकी छुट्टी कर दी जाए, आरटीओ का कोई मतलब नहीं है, इन्हें बंद कर दिया जाए। यार इसके बावजूद भी इनके द्वारा 2018-19 मॉडल जो गाड़ियाँ दी थी टेम्पो ट्रैवलर वाले लोगों को, उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था और विभाग ने पास किया है। आज वो प्राइवेट सेंटरों में जाकर वो फेल हो रहा है क्योंकि उनका सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं जो लोगों के सामने आ रही हैं, जो नहीं आनी चाहिए थी। सरकार कहीं ना कहीं जल्दबाजी में। उधर ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की ओर से देर रात तलाशी अभियान चलाया गया, जिसको लेकर बैराज पुल के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को 3 आरोपियों के पास से 3 तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। तीनों आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तीनों आरोपी पलवल हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है।
को रात्रि में जो संदिग्ध वाहन है, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग हेतु निर्देशित किया था। इसी के क्रम में कल देर रात्रि लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में इन 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। तीनों पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। जानकारी करके पता चला कि इनमें से एक के खिलाफ 307 का मुकदमा पंजीकृत है हरियाणा में और दूसरे के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। इन तीनों के पास से अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियोग जो है तीनों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना जो है अग्रिम विवेचना की। श्रीनगर में स्मैक तस्करी पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जनपद में आई नई एसएसपी श्वेता चौबे खुद तस्करी के मामलों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं आज पुलिस ने स्मैक तस्करों से जुड़े 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तीनों युवकों में से 2 युवक उपनल कर्मी हैं। तीनों युवकों के पास से 13 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। तीनों रामपुर बरेली से स्मैक लाकर श्रीनगर और उसके आसपास बेचा करते थे। ये एक्चुअली रामपुर से लेके आ रहे थे, रामपुर बरेली से, और इनको हम ट्रैक कर रहे थे और फिर चेकिंग के दौरान ये पकड़े गए हैं। 3 लोग हैं। इनके पास से जो है लगभग 13 ग्राम इसमें बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग जो 1,30,000 है। हाँ बिल्कुल, हम इस पे लगे हुए हैं। इस नेटवर्क को हम तोड़ने में लगे हैं। जो यहीं से अब जो है लोग जो लेने जा रहे हैं वहाँ पे, तो हम उनको जो है ट्रैक कर रहे हैं और जो भी इस तरह की जो गतिविधि में सम्मिलित है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। अब आप ये खुद भी एडिक्ट हैं इस चीज़ के, स्मैक एडिक्ट हैं, और दूसरी बात ये कि वो इतनी मात्रा में लाना मतलब ये बेचने के पर्पज से प्रतीत होता है। वहीं रामनगर में भास्कर पांडे की हत्या का पुलिस ने कुछ घंटों बाद ही खुलासा कर दिया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी पंकज भट्ट ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि गांव सेम लखलिया निवासी 26 साल के भास्कर पांडे पुत्र स्वर्गीय महेश चंद्र पांडे का शव मोहल्ला खताड़ी पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर शिक्षा विभाग के एक कर्मचारी के सरकारी आवास में बरामद हुआ था। मामले में मृतक के भाई उमेश पांडे ने कोतवाली पुलिस को अपने भाई की हत्या करने के संबंध में तहरीर सौंपी थी। इस मामले में गठित पुलिस टीम ने आरोपियों की धरपकड़ को लेकर अभियान चलाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला कोतवाली रामनगर का है। डायल 112 पे कोतवाली को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव खताड़ी के इलाके में पड़ा है। इस सूचना पे पुलिस गई मौके पे, घटना स्थल का निरीक्षण मुआयना किया, तमाम सारी चीजें की तहकीकात की। इस व्यक्ति की जो पहचान हुई भास्कर पांडे के रूप में हुई है। उनके भाई की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके बाद पुलिस ने इसमें तफ्तीश आगे शुरू की। अभी मामले का अनावरण करते हुए इसमें शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको माननीय न्यायिक अभिरक्षा में। सरकार वन ग्रामों को मालिकाना हक देने का प्रयास कर रही है, लेकिन भूमाफिया ऐसी जमीनों पर बाज की तरह नजर गड़ाए हुए हैं ताकि पहले से ही इन जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद कर बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। वहीं डोईवाला के लाल तप्पड़ चौड़ी प्लांटेशन टोंगिया सत्तीवाला में सालों पहले भूमिहीन लोगों को वन पट्टे आवंटित किए गए थे, जिस पर भूमाफियाओं की बुरी नजर पड़ने लगी है और ये माफिया इन जमीनों को औने पौने दामों में खरीद रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सेवा दल और लाल तप्पड़ के ग्रामीणों ने डोईवाला तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर इन जमीनों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाए जाने की मांग की है। उधर टिहरी में जिला मुख्यालय में सरकारी वाहनों का दुरुपयोग जमकर किया जा रहा है। सरकारी वाहन को मिट्टी ढुलान के प्रयोग में लाया जा रहा है। उद्यान विभाग के द्वारा राजकीय वाहन में मिट्टी का ढुलान जिला मुख्यालय के महज 10 मीटर की दूरी पर यहां से किया जा रहा है। ये राजकीय वाहन इसलिए उद्यान विभाग को दिया गया था ताकि वो इस वाहन को सरकारी सेवा के प्रयोग में लाएं, लेकिन जिला मुख्यालय में सरकारी वाहन से उद्यान विभाग द्वारा मिट्टी ढुलाने का काम किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।